ऑल द मेंबर्स टू ज्वाइन टुडे। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है वॉइस ऑफ समृद्धि। इससे मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि समृद्धि के लोगों को क्या चाहिए, और एज अ कैंडिडेट जो मैनेजिंग कमेटी में आएंगे आगे, वो समृद्धि के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मेंबर्स का राय लेके मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री या वीडियोस बनाया हुआ है, तो उसके बेस पे आज हम डिस्कस करेंगे। और आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है एज अ पीएमसी मेंबर फॉर आशुतोष, एंड आपने दूसरे ग्रुप्स मिलके भी जो सोसाइटी में हेल्पिंग हैंड एज अ काम किया हुआ है, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो समृद्धि के लोगों को एक विजन मिलेगा कि हमारा आने वाला मैनेजिंग कमेटी कैसा रहेगा। तो विल स्टार्ट विद द फ्लैशबैक। मेरा पहला क्वेश्चन आशुतोष से रहेगा कि एज अ पीएमसी मेंबर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। See, being a PMC member, as we know, right? मतलब जैसे हमने शुरुआत हम बिल्डिंग के लिए पीएमसी से पहले से काम कर रहे हैं। पीएमसी में हम बाद में आए। पीएमसी के पहले हमने एक इनफॉर्मल टीम में काम किया फॉर अ गुड 1-1.5 साल हमने उसमें काम किया। फिर उसके बाद पीएमसी बनी, फिर हम पीएमसी में आए। पीएमसी में भी है कि जितना अपने से हो सका हमने सोसाइटी के लिए उतनी करने की कोशिश की। बट यस, पीएमसी में बीइंग अ फॉर्मल कमेटी जो भी काम होता था वो काम हमेशा मेजोरिटी के हिसाब से होता था, राइट? तो जरूरी नहीं है कि जो मेरे थॉट प्रोसेस हो या जो मैं चाहूँ वैसा ही हो, बिकॉज इट वॉज ऑलवेज अ मेजोरिटी थिंग। और समहाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो यही बोलूंगा कि देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांटेड टू डू बट मैं कर नहीं पाया बिकॉज समहाउ मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिला उस चीज में, राइट? और दूसरी बात थी काम करने का तरीका। मतलब मेरा काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस, आई वुड नॉट से कि मतलब मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ या समबडी डिफरेंट, ऐसा नहीं है। बट मैं चीजों को एक प्रोसेस ओरिएंटेड, एक दूसरे तरीके से लेके चलने की कोशिश करता हूँ। और बाकी कुछ मेंबर्स का थॉट प्रोसेस ऐसा था, नहीं काम होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। संभव मेरा वो तरीका काम करने का नहीं था। ओके, थैंक्स, वेरी वेल एक्सप्लेन। सो मे बी इफ आप अगले मैनेजिंग कमेटी में इलेक्ट हो गए, तो मे बी वी कैन सी सम योर थॉट प्रोसेस इन प्लेस। डेफिनेटली। सी, ओके, कैन यू एनलाइटन कि आप क्या नहीं कर पाए और आप क्या करेंगे? ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा बैकग्राउंड है, मैं एक कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ जहाँ पे हम हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों को प्रोसेस ओरिएंटेड लेके चलने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ चीजों को डिले करना चाहते हैं। ऑब्वियसली प्रोसेस हम डालेंगे, थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीजों को बहुत फास्ट कर देता है। अपने को शुरू में लगता है अरे 10 लोग से पूछना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा, ये बहुत टाइम ले रहा है। काम करने के लिए हमको एक फोन में ऑर्डर देना है, 10,000 रुपए देने, काम हो जाता है, विच इज वेरी इजी। ओके, लेकिन आगे मेरा ये सोच है कि हमको जो भी काम करना है, हम सबको एक साथ लेकर इन्वॉल्व करके प्रोसेस बना के सिस्टम बना के, ताकि सबकी लाइफ इजी हो जाए, सब चीजें सिस्टम से चले। कौन काम कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, सिस्टम अपने आप काम करेगा, वो इंपॉर्टेंट होगा। ओके, थैंक यू। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द प्रॉब्ली रैन। ओके, सो आपने अब तक दूसरी जो जो टीम बना उसमें भी काम किया है, एंड पर्सनली एज वी नो कि समृद्धि में आप काफ़ी एक्टिव रहते हो। ओके, बी इट कल्चर और वॉट एवर इट इज। तो मेरे को आपसे जानना है कि आपका कोर एक्सपर्टीज क्या है, एंड इफ यू बीइंग इलेक्टेड, तो आप आपको कौन से रोल में फिट करना चाहोगे। तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन अभी दिया, मेरा नाम रायन है और मैंने पहले जो इसके पहले कमिटीज़ थे या फिर हम वॉलंटरी एसोसिएशंस बोल सकते हैं, उसमें मैंने कल्चरल एक्टिविटीज़ में मैंने बहुत फोकस किया हुआ है। यूथ एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिस हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब Yes. चीज़ें बहुत करवाई। स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत Okay. सारे एक्टिविटीज़ को हमने ये आगे बढ़ाया। देखिए क्यों मेरा सोच ये है कि इसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। रीज़न ये होता है कि इन अ सोसाइटी जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पर जो स्पेंड करते हैं वो है बच्चे,
और विमेन विमेन और बच्चे, ठीक है। तो उनके ग्रोथ के लिए और उनके फ्यूचर के लिए, नॉट ओनली सोसाइटी ग्रोथ, आगे देश के भी ग्रोथ के लिए हम ये यहाँ पर एक उनके लिए बेस बना सकते हैं। अब बेस कैसे बनेगा, जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी बच्चों को खेलने के लिए दिक्कतें होती हैं, तो मेरा सोच ये है कि उनको एक प्रॉपर प्लेइंग एम्यूनिटीज़, जैसे किड्स के लिए एक अच्छा सा प्लेइंग एरिया प्ले जो एरिया अभी काइंड ऑफ अभी जो जैसे थोड़ा सा जो अभी जो किड्स एरिया जो अभी बनाया है, वो थोड़ा सा मुझे अनसेफ लगता है और थोड़ा सा दूर लगता है, जो एक्चुअली सेंटर में होना चाहिए, ताकि पेरेंट्स आसपास गाइड के लिए रह सके, देखने के लिए रह सके। जो सामने अगर आएगा, लाइक इफ आई अगर मैं आपको बता सकूं एक जगह जो जिम के सामने है, तो वहां पर अगर हम एक किड्स एरिया बाहर बना सके जिसमें झूला हो और बहुत सारी चीजें, स्लाइड वगैरह सब चीजें हो। ये आपका जो प्ले एरिया का सजेशन है ऑलरेडी हमने 2-3 समृद्धि रेसिडेंस से कवर किया हुआ है। यस यस। ओके, तो एक अच्छा आइडिया है। तो आई होप कि समवन फ्रॉम मैनेजिंग कमिटी टेक दिस एज अ प्रायोरिटी और खाली इस पे फोकस करके एक रेसिडेंट्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बिल्डअप करे तो अच्छा यस यस। और अभी जैसे ये तो एक छोटा सेक्शन है, अब दूसरा सेक्शन है जो यूथ है। अब यूथ के लिए 2-3 एरियाज या 2-3 हम हमें प्लानिंग करना चाहिए। पहले तो जिम सेक्शन या फिर जिम एरिया। जिम एरिया नो डाउट है अच्छा, सब कुछ उसमें एम्यूनिटीज वगैरह सब कुछ है, लेकिन उसे और थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके सीसीटीवी का जो अंदर सीसीटीवी सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी हो गया, और फिर उसके बाद बायोमेट्रिक का हो गया, तो और ज़्यादा बेटर होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, सिक्योर होगा, और जो भी वहाँ पर आ रहे हैं वो थोड़ा सा सेफ फील करेंगे। थोड़ा सा टाइमिंग का भी हमें हम हमारी सोच है कि प्रॉपरली मैनेज भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके जिम वगैरह में भी। देखिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, इतने सारे एम्यूनिटीज हमने हम समृद्धि में आए हैं ये एम्यूनिटीज वगैरह सब देख के, और अगर उसी पे हमारा फोकस नहीं रहेगा तो थोड़ा सा एज कमिटी मेंबर्स ऑफ द फ्यूचर अगर हम सोच रहे हैं तो ये सही नहीं होगा। तो ये जिम एरिया को अच्छी तरीके से मैनेज करके उसके बाद में चिल्ड्रंस के लिए भी ठीक है, तो ये सब थोड़ा ब्यूटिफिकेशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूथ, चिल्ड्रन और अलग अलग सेक्शंस को साथ में लेके आना मेरा सोच। थैंक यू। नाउ आई गो टू ब्लेसन, मोस्ट नोन पर्सन इन समृद्धि। ओके, सो मेरा क्वेश्चन आपसे है, एज बहुत लोग समृद्धि के सब व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारा डिस्कशन करते हैं और आपका जो बड़ा बड़ा पोस्ट रहता है जिनको इंटरेस्ट रहता है वो काफ़ी लोग पढ़ते हैं और उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हमने भी उसमें कुछ गौर करके निकाली है। तो आप काफ़ी बार ये चीज़ों को रिट्रेट करते आ रहे हो कि मीटिंग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता चल रहा है, सोसाइटी में क्या डिस्कशन हो रहा है हमें नहीं पता चल रहा है। तो आने वाले इलेक्शन में सपोज आप जीत गए एज अ मैनेजिंग कमेटी मेंबर, तो आप वो चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे और एज ए ट्रांसपेरेंसी आप सोसाइटी के डिस्कशन में होता है वो आप रेसिडेंट्स को कैसे कन्वे करोगे? भाई काफी टाइम से सोसाइटी के कामों में मैं इन्वॉल्व हूँ और अभी लगभग 3.5-4 साल हो गए रहने को आके। तो हम तो 2020 के बिगिनिंग में आए थे, जैसे आए तो 2019 में रहना शुरू किया 2020। तब से लेके आज तक जो भी हमने हमारे सोसाइटीज में जो भी हमने सिचुएशन देखे हैं, जो हमने इश्यूज देखे हैं, उसको हमने करेक्ट करने की कोशिश की है इंडिविजुअल लेवल या टीम लेवल। अभी हम देखते हैं कि जो चैट जो आप मेंशन कर रहे थे, चैट्स इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। और फ्रस्ट्रेशन इसलिए होती है कि क्योंकि आप देखते हैं कि करेक्शन नहीं होता है, इंप्रूवमेंट्स नहीं होती है, तो लोगों को तकलीफ होती है और तकलीफ कुछ टाइम के बाद में आपको फ्रस्ट्रेशन के रूप में आपको दिख जाएगा। तो उसके लिए अभी इनके जैसे आपने पूछा अगर मैं जीत के आया तो क्या करूंगा, ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करोगे? ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो हमें प्रोसेस के हिसाब से काम करना है। जो मुझे समझ में आता है कि हमारे सोसाइटी में सबसे बड़ी तकलीफ है कि हम प्रोसेस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत से इश्यूज हुए हैं जो कि एसडीएम में भी है, तो मैं कुछ पर्सन नहीं बोलूंगा लेकिन मैं वही चीज कोट करूंगा जो एसडीएम में हुआ है। एसडीएम के अंदर हमको ये पता है कि प्रोसेस लैपिंग हो जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं एक डिस्कशन हुआ है, कुछ बोलते हैं नहीं हुआ है कमेटी में। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप मिनट बराबर मेंटेन नहीं किए होंगे या फिर उसका डिस्कशन बराबर से करने नहीं किए। तो उसका तरीके से करना है कि मिनट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करो, अगली बार उसे रीड करो, जब सब एग्री करते हो रेजोल्यूशन पास हो जाती है।
उस तरीके से वो एक प्रोसेस सिस्टम के हिसाब से जाएंगे। और अगर हमको कल जाके रेजिडेंट्स को कुछ बताना भी होता है तो रेजिडेंट से कम्युनिकेशन जो होता है वो कंटिन्यूस चलना चाहिए। अगर आप कुछ वक्त तक रेजिडेंट से बात नहीं करोगे, उनको पता नहीं रहता, वो अपडेटेड नहीं है, तो स्पेकुलेशन शुरू हो जाता है, लोग गेस वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो हमको इसे रोकना है। हम लोगों से कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करते रहेंगे, लोगों को बताएंगे कि क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है, सिस्टमैटिक अप्रोच रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा जाएगा। और ये सिर्फ हवा में बोली हुई बातें नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको पहले जाके वहाँ पे ऑन फ्लोर उतर के देखना पड़ता है कि वहाँ पे इश्यूज क्या है। वो इश्यूज को समझ कर हो सकता है कि से फॉर एन एग्जांपल आज हम ग्रुप में चैट देख देते हैं कि मैंने इलेक्ट्रिशियन बुलाया नहीं आया, प्लम्बर नहीं है, लिफ्ट के इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो इसके इश्यूज के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आप एक कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करें। तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आप टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, क्या ऑटोमेशन करना है ऑटोमेशन कीजिए, जब आपको ऑन ग्राउंड उतरना है तो ऑन ग्राउंड उतरना है। तो बेसिकली इट इज अ कम्युनिटी रिफॉर्म। तो जब तक हम इसे हर एंगल से नहीं देखेंगे हम इसका सोल्यूशन कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर मैं आता हूँ वहां पर, अगर सोसाइटी हमारी समिति के लोगों को लगता है कि जो मैं अभी इतने देर से जो अभी आपसे जो बात किया हूँ अगर उसमें कोई सेंस है तो आप वोट करेंगे। अगर मैं आता हूँ कमेटी में, आई विल स्ट्रेस पर्सनली कि एडमिनिस्ट्रेशन सुधारी जाए, प्रोसेस करेक्टनेस हो जाए और ट्रांसपेरेंसी के लिए हर किसी से कम्युनिकेशन हो। दैट इज व्हाट वुड बी माय प्राइमरी। So basically my intention is कि आप सब पूरे कमिटी को साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, इंडिविजुअल आप चलना चाहोगे तो सोसाइटी का जो नंबर ऑफ पीपल्स एंड नंबर ऑफ फ्लैट्स है वो बहुत बड़ा है। ओके, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू, सबका एक्सपेक्टेशंस काफी अलग अलग टाइप्स का रहता है। तो आई वांट कि एक कमिटी सबको साथ में लेके चले, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आई थिंक सो एज पर योर जो आपने प्रोसेस बताया उस हिसाब से आप काफी हद तक मेंटेन कर पाओगे, ऐसा मुझे लग रहा है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द आशुतोष। ओके, आप पहले भी कमिटी में रह चुके हो पीएमसी में, उसके पहले आपने दूसरे ग्रुप से भी आपने काम किया हुआ है, तो इसमें वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे मेंटेन करते हो? क्योंकि आई डेफिनेटली से कि आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि डेफिनेटली हम अपना पर्सनल काम भी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हम सोसाइटी भी मैनेज करना है, तो वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे मैनेज करते हैं? ओके, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं यही बोलूंगा, सी अभी जो मेरा वर्किंग आवर्स है, मेरा हाइब्रिड मॉडल है, मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, राइट, आई एम इनटू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो बेसिकली मेरा हाइब्रिड मॉडल है, तो मुझे पहली बात तो सारे दिन ऑफिस में जाने पड़ते हैं, हफ्ते के कुछ दिन ऑफिस जाने पड़ते हैं, बाकी दिन मैं घर से काम करता हूँ। मेरा प्रायोरिटी ये होता है कि जब मैं घर पे काम करता हूँ तो आफ्टर ऑफिस आवर्स या बिफोर ऑफिस आवर्स जो मुझे टाइम मिलता है वो मैं सोचता हूँ थोड़ा फैमिली को दूं, थोड़ा समय सोसाइटी को दूं, ताकि ओवरऑल सारा चीज बैलेंस होके चले। और ये मॉडल था, है और आगे भी यही रहने वाला है। तो देयर इज नथिंग जो कि चेंज होने वाला है। तो जिस तरीके से मैंने आज तक मैनेज किया है टाइम को, आई एम श्योर सो फार महादेव अभी तक मेरी सारी चीजें बैलेंस होकर चल रही है। आई एम वेरी श्योर कि आगे भी मैं इसको इसी तरह से हैंडल कर लूंगा। प्लस सैटरडे संडे मेरे वीकेंड में हॉलीडेज भी होते हैं ऑफिस के, वीकली ऑफ। तो ओवरऑल मिला के मतलब टाइम मैनेज करना इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू द ब्लेसन, एज अ कमिटी मेंबर, आपके हिसाब से एक कमिटी मेंबर को डेडिकेटली कितना टाइम देना पड़ता होगा, ताकि मैं जो ऑलरेडी दो स्टैंड फॉर द इलेक्शन, ठीक है, उनको भी पता चले कि मैंने फॉर्म भरा है तो मेरे को सोसाइटी को डेडिकेटली इतना टाइम देना पड़ेगा। तो एज अ आई डोंट वांट एग्जैक्ट टाइमिंग, बट एज अ रफली कितना टाइम देना पड़ता होगा, जैसे आप इतना डिवोट करते हो ओके दूसरे सब एक्टिविटीज और वो सब के लिए? कुशल भाई, ये तो देखिए डिपेंड करता है कि हर किसी का अप्रोच क्या है। किसी बच्चे को एक चैप्टर पढ़ने के लिए, अगर आप पढ़ाई के हिसाब से सोचे, तो किसी बच्चे को जब पढ़ाई करना होता है एक को एक पूरा दिन लग जाता है चैप्टर पढ़ाई करने के लिए, किसी को 15-20 मिनट या 1 घंटा बस होता है। डिपेंड करता है कि उसका अप्रोच क्या है, वो कितना शार्प है और उसे कैसे उसे पढ़ना आता है। उसी तरीके से जब आप काम की बात करें तो काम भी वैसे होता है। अगर आपको एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, आपको समझ है उस चीज के बारे में, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आपको 2 मिनट का काम है। किसी को तो बहुत घंटों लगेंगे, 9-10 घंटे आपको बैठने पड़ेंगे। बिल्कुल डिपेंड करता है आपका अप्रोच क्या। वही मैं बोला कि स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने वही कहा था कि आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हो। अब कंप्लेन आ रहे हैं, दिन भर की कंप्लेन आए,
आपको दिन भर के कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए वहां पर लिटरली कमिटी मेंबर को बैठने की जरूरत नहीं होती है। और हमारी सोसाइटी जो है 10-20 फ्लैट्स वाली सोसाइटी नहीं, हमारे पास 628 फ्लैट्स हैं। और ये छोटे से गांव से बड़ा हो गया, 500 550 के ऊपर, तो वो मतलब कि अप्रोक्सीमेटली छोटे छोटे वार्ड हो जाते हैं यहाँ पे इलेक्शन हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे 628 है। तो आपको यहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कॉर्पोरेट्स में होता है। हम सभी कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले लोग हैं यहाँ पे, तो हम सबको पता है कि वहां पर कोई कंपनी का मालिक आके नहीं बैठ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो एक सिस्टम क्रिएट करता है और उस सिस्टम के हिसाब से काम होता है। तो लिटरली ऐसा नहीं होता कि कितना घंटा वहां पे बैठना पड़ेगा फिजिकली। अगर आप उस सिस्टम को फॉलो अप कर सकते हो, अगर आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, तो आपको फिजिकली वहां पे बैठ के काम नहीं करना है। सो इसमें आपका कहना ये है कि जो भी मेंबर सिलेक्ट होएगा, 17 मेंबर्स या 18 मेंबर्स आई गेस, ओके व्हाटएवर इट इज, तो हर एक के पास इंडिविजुअल टास्क असाइन होगा, करेक्ट? अभी इसके ऊपर देखिए तो ये सिस्टम फॉलो होगा, व्हाट आई सजेस्ट। हमारी भाषा में एक प्रोवर्ब बोलते क्या है, बोलते हैं कि आप बच्चा होने से पहले उसका नामकरण नहीं करते, है ना। उसी हिसाब से बोलूंगा कि अभी कमिटी बनी है, तो हम प्रोसेस के बारे में नहीं, वो तो ऐसा हो गया कि हम पहले ही इम्प्लीमेंट कर देंगे कि हमको क्या करना है। नहीं, हम एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करते हैं। जब कमिटी बनेगी, कमिटी वहां पर बैठेगी, कमिटी डिसाइड करेगी कि हम में से कौन कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो कौन सा टैलेंट पूल वहां पर एक्यूमुलेट हुआ है। ओके, उसके बेसिस पे हम बेस्ट यूज करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कौन कैसे कंट्रीब्यूट, कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ना कि अब हम सोच लेते हैं इट्स अ स्टेट ऑफ इल्यूजन। एग्रीड, आई कंप्लीट। तो यू वांट टू से कि आप रोड मैप तैयार करेंगे जिसके ऊपर सबको चलना है यूनानिमसली। करेक्ट, सबका आइडियाज लेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। हमारे यहाँ पे कोई लीडर नहीं, हमको कोई लीडर नहीं चाहिए। हमको वहां जाने के बाद हर किसी के आइडियाज लेने हैं। और वो जरूरी नहीं कि जस्ट बिकॉज हम जीत कर आ जाए और वहाँ पे कमेटी में बैठे तो उस कमेटी वाले ही डिसाइड करेंगे, ऐसा भी नहीं है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, हमारे समृद्धि में इन हाउस टैलेंट बहुत है। पर्टिकुलर फील्ड हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हो, इंटीरियर डेकोरेटर्स हो सकता है, आप कौन से भी फील्ड से बोल सकते हैं, फायर एंड सेफ्टी वाले हो सकते हैं, कहाँ से भी हो सकता है। तो जो भी जिसको जो नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज है, उनको बुलाएं और उनसे बेस्ट यूज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करें। सो आपका कहना ये है कि आप एज अ एडवाइजरी फॉर्म करोगे कि दोज हु एडवाइज द मैनेजिंग कमेटी फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, पॉलिटिकल टास्क, फॉर नॉट डेफिनेटली। हाँ, मतलब मैं अगर हम टास्क को ही साइड लाइन करके हम पैरेलली एक एडवाइजरी बनाएंगे, तो कल जाके रेजिडेंट पूछेंगे, भाई ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग पूछ रहे हैं, जब आप 18 जन को इलेक्ट करते हो तो फिर आपको एक पैरेलल एडवाइजरी कमेटी क्यों चाहिए? दैट इज सेंसिबल, वी डू अंडरस्टैंड। सो लेकिन देयर इज, से फॉर एन एग्जांपल हम ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, एक एग्जांपल। यस यस, उस ब्यूटिफिकेशन में सिविल का कुछ वर्क हुआ, तो हमारे पास सिविल इंजीनियर्स हो सकते हैं, जो भी है उनका हेल्प ले लेंगे दैट्स फेयर इनफ। पर्टिकुलर टास्क के लिए। देखिए, लीडर वो होता है जो सारे टैलेंट्स को अट्रैक्ट करके उसे यूज करके उसका बेस्ट यूटिलाइज कर सकता है। लीडर वो नहीं होता है जो सर्वगुण संपन्न हो। लीडर वो होता है जो सारे टैलेंट्स को साथ लेकर उसका बेस्ट यूज करे। थैंक यू। So probably I need to know the major vision of managing committee. So रैन, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपका एज अ मैनेजिंग कमिटी में इलेक्ट होने के बाद आपका विजन क्या होगा? तो यहाँ पर तो हमने अपने मैनिफेस्टोज भी आगे किए हैं। हमारा विजन तो हमारा मैनिफेस्टो ही है, जिसमें हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे सिक्योरिटी हो गया, उसे स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो सिक्योरिटी को स्ट्रीमलाइन करने का, सेकेंडली वाटर को प्रॉपर मैनेजमेंट करके, क्योंकि हमने बहुत सारे ग्लिचेस वगैरह देखे हुए हैं, तो एज अ टीम या फिर जब जैसे अभी लेसन ने भी बोला, साथ में बैठ के हम इसे प्रॉपरली इसे मैनेज करेंगे। वाटर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, उसके बाद में हम ब्यूटिफिकेशन का भी हम लोग का आगे इसे और बेटर करने का, ताकि हमारे जो वैल्यू है हमारे फ्लैट्स के, वो फाइनली तो उसी पे ही आता है कि हमारे फ्लैट्स के वैल्यू बढ़े। वैल्यू एडिशन। तो ब्यूटिफिकेशन का हो गया, और उसके बाद में स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, मींस फर्स्ट स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, स्ट्रीमलाइन करें उसे प्रॉपरली करें, उसके बाद में ये सब चीज़ें। और फाइनल विजन तो हमारे मैनिफेस्टोज भी आपके सामने ही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं,
फाइनल विजन ये है कि हम चाहेंगे पीस, प्रेस्टीज एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये हम विजन के साथ आगे चलेंगे। थैंक यू। कैन यू प्लीज समराइज करो कि आपका विजन कैसा रहेगा? मेक श्योर समथिंग। यस, डेफिनेटली। सी, सबसे पहली बात तो ये है, ये ना पॉलिटिकल है ना ये कॉर्पोरेट है, ये एक हाउसिंग सोसाइटी है, एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। और ये किसी, चाहे वो कमिटी मेंबर हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे ट्रेजरर हो, ये हाउसिंग सोसाइटी सबकी है। ये हम सब एक परिवार है, राइट। हर परिवार में टाइप के लोग होते हैं, टैलेंटेड बहुत ज्यादा भी होते हैं, कम टैलेंटेड भी होते हैं। तो हमको सबको साथ में लेके चलना है। जो चीज मुझे नहीं आती, मुझे कोई शर्म नहीं है, अगर वो आपको आती होगी, आप हमारे साथ जुड़िए, हम उस काम को मिलके करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे हम मिलके यही चाहेंगे कि अब जहाँ हम रहते हैं, हमारी फैमिली रहती है, और हमारे बाहर के रिलेटिव्स भी हमारे पास आते हैं। तो जब ऐसा माहौल बिल्डिंग का हो, जैसे इसने कहा, रायन ने बोला ना, प्रेस्टीज, प्रॉस्पेरिटी, पीस, तो फाइनल गोल तो वही है। जो गोल देखकर शायद मैं, आप जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, हम सब यही देखकर एक सपना देखकर आए थे, क्योंकि मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसा देकर हमने सोसाइटी में घर खरीदा था। इसलिए नहीं खरीदा था कि हम यहाँ जाएंगे तो हमको सब स्टैंडर्ड का सर्विसेज मिले। ज्यादा पैसा पे किया तो ज्यादा बेटर मिलने का एक्सपेक्टेशन सबका है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। वो एकदम जेन्युइन है, जस्टिफाइड है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि जो लोगों ने जो सपने देखे थे और जो सपने लेकर लोग समृद्धि में आए थे, लोगों का वो सपना पूरा हो। हमारी फैमिली यहाँ एक सेफ एनवायरनमेंट में रहे, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रहे, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहे, और आपस में लोगों का एक दूसरे के साथ हार्मोनी ना बिगड़े। बस एट द एंड ऑफ द डे मैं तो यही चाहूंगा, सब खुशहाली रहनी चाहिए, समृद्धि में। थैंक यू। सो ब्लेसन, मेरे को आपसे जानना है कि आपका विजन क्या है इन नेक्स्ट 60 सेकंड्स? हाउ यू वांट टू बी? मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो सभी ने बोल ही दिया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि समृद्धि में सब लोग खुशी से रहे, अच्छे से रहे, लाइफस्टाइल सबका एनहांस हो। अभी जो है अब सब स्टैंडर्ड स्टेट में है हम लोग, उससे बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें सबको। पीस, प्रेस्टीज और प्रॉस्पेरिटी जो हमारे बिल्डिंग के बाहर लिख के रखा है, उसे सच्चाई में बदले। सब क्लीन हो, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट हो, आपके पास कैमरास लग जाए, आपके RFIDs लग जाए। सो जो भी हमारी इश्यूज करंटली जो चल रहा है, ब्यूटिफिकेशन सबका मुद्दा है, सबको एक लॉबी चाहिए, एंट्रेंस, जो हम सब हमेशा बोलते हैं, हर किसी से भी बात करें तो जैसे एक बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो लोगों को दुख रहता ही है हमारे यहाँ की अच्छे से नहीं। तो एक अच्छी लॉबी बनाएं, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रखें, और क्या अच्छी एक सोसाइटी। थैंक यू। आई गेस आई हैव कंक्लूडेड माय डिस्कशन। ये डिस्कशन से मैं इतना कह सकता हूँ कि जो इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई और स्ट्रीमलाइन हो गई, तो आने वाले दिनों में समृद्धि का नाम इंद्रलोक में काफ़ी फेमस हो जाएगा। थैंक यू आशुतोष, ब्लेसन एंड रैन फॉर द डिस्कशन। थैंक यू सो मच। आपको इतना जरूर बोल दूंगा, इंद्रलोक नहीं, मेरा बैंदर का सबसे बेस्ट सोसाइटी बनेगी, और इस पे हमको पूरा भरोसा है। 100% धन्यवाद देते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव समृद्धि के लिए स्टार्ट किया है। ये बेसिकली इनका जो इनिशिएटिव है, ये आपको समृद्धि में जो होने वाले इलेक्शन है, इसमें ये इनिशिएटिव लोगों के अंदर एक जागरूकता, ट्रांसपेरेंसी और एक बहुत ही बड़ा योगदान है इनका होने वाले इलेक्शन के लिए। तो मैं तो तहे दिल से वॉइस ऑफ समृद्धि को थैंक यू बोलना चाहता हूँ इनके इस योगदान के लिए। आई होप समृद्धि के सारे रेसिडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हर वीडियो को देखिए, जानने की कोशिश करिए समृद्धि में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ताकि समृद्धि में एक पॉजिटिव। थैंक यू वॉइस ऑफ समृद्धि, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा, ताकि आप हर कैंडिडेट का जो भी ओपिनियंस है वो आप रेसिडेंट तक पहुंचाएं, और ये इस तरीके से रेसिडेंट्स को भी पता चलेगा कि जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, और इस तरीके से एक टू वे कम्युनिकेशन होगा। Thank you very much. Great initiative.